Hey everyone, I hope you guys are doing very good. जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें अपन ने देखा था कि किस तरह से हमारी जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर सकती हैं, किस तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं और उन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी किस तरह से अलग अलग रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न कर सकती है। इतनी बात हो गई थी और उसके बाद अपन ने देखा था न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं और कुछ तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड फ्यूजन भी देखे थे। न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स बहुत अच्छे टॉपिक थे, ठीक है। उसको समझने के बाद जो बात अपने को समझनी है वो बात यह है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ की बात कर रहा, रिलेटिव मतलब अगर हमारे पास एक डब्बे में या फिर किसी बीकर में बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल पड़े हैं तो हम उन न्यूक्लियोफाइल्स में किस तरह से या फिर किन फैक्टर्स को चेक करके ये बता सकते हैं कि जो हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल या एक न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरे किसी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल के कंपैरिजन में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना ज्यादा वो उसकी स्ट्रेंथ है। और ये स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे अपन, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे। ये चीज अपन देखेंगे सारी रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब एक को अगर अपन स्ट्रॉन्गर बोल रहे हैं या फिर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा बोल रहे हैं, इसका मतलब वो किसी ना किसी दूसरे के कंपैरिजन में बोल रहे हैं। जनरल बात हम नहीं करते कि हाँ बोल दिया कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम न्यूक्लियोफाइल्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ को। बोलूं अच्छा, एक बात और आती है यहाँ पे कि जो न्यूक्लियोफाइल्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है ना, उसको अपन एक और टर्म से भी बता सकते हैं जिसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियोफिलिसिटी कि मतलब क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं हमारे जेईई मेन से एडवांस या नीट वगैरह इन सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि विच वन हैज द मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी और विच वन हैज द मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो वहां पे बेसिकली वो रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं कि कौन सा सबसे बेहतर न्यूक्लियोफाइल होगा या कौन सा सबसे बेहतर सबसे स्ट्रॉन्गर हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। जो सबसे पहली बात निकल के आती है अपनी वो होती है कि न्यूक्लियोफाइल्स विद अ नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज अ मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, व्हिच इज न्यूट्रल। अब ये चीज क्या है, कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेसिस क्या होता है? अब देखो, कॉन्जुगेट एसिड को समझने के लिए अपन बहुत बेसिक सी डेफिनेशन बताते हैं किसी नॉर्मल एसिड की। कोई भी एसिड क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें और वो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होते टाइम हमारा H+ आयंस देना शुरू कर दे वाटर के अंदर, तो क्या है, वो एक एसिड है। वो सब्सटेंस एक एसिडिक है, उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं। H+ आयंस देने के साथ साथ क्या होगा, हमारा जो pH है वो डिक्रीज होगा। मतलब वाटर का अगर मैं 7 pH मान के चलूं, किसी भी सब्सटेंस को हम उसमें डिसॉल्व करेंगे और अगर वो H+ आयंस दे रहा होगा सॉल्यूशन के अंदर, तो इतनी बात तो तय है कि उसका pH 7 से कम हो जाएगा और हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन एक एसिडिक सॉल्यूशन है। अब उस चीज को अपन, अच्छा इस चीज को अपन अगर रिएक्शन के टाइप में देखें कि मेरे पास कोई Ha मॉलिक्यूल था, इसको मैंने डिसोसिएट किया। कैसे डिसोसिएट किया? वाटर में डिसॉल्व करके। ये तो डेफिनेशन थी कि किसी भी चीज को अगर अपन वाटर में डिसॉल्व करें तो वो H+ आयंस देते हैं हमारे सॉल्यूशन में, तो वो हो गया हमारा एसिड। मतलब कोई भी मैं अगर नॉर्मल एसिड को देखूं तो वो एसिड क्या होगा, Ha किस चीज में डिसोसिएट हो जाएगा, H+ और A- में। बहुत सिंपल सी बात है, मतलब ये कोई Ha हमारा क्या है, एक एसिड है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास A नेगेटिव है। अब इस चीज को इसके थ्रू समझते हैं। अब जो हमारी रिएक्शन थी ना, हमने देखा था Ha का डिसोसिएशन बना रहा है H+ और A-। इसी चीज को मैं अगर रिवर्स करके देखूं कि अगर मैं ऐसा देखूं कि ये रिएक्शन इस साइड से इस साइड को चले तो क्या होगा, A- और H+ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, Ha, है ना। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को उल्टा करके समझूं तो वो क्या हो जाएगा, A- और H+ कंबाइन होकर बना रहे हैं हमारे Ha। अब ये क्या है, अब ये हमारा कोई नेगेटिव चार्ज है, इसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, H+ को एक्सेप्ट किया और H+ को एक्सेप्ट करने के बाद जो हमारी नई एंटिटी प्रोड्यूस हुई, ये क्या थी, एसिडिक थी। पहले अपन सोच समझ चुके थे इसको कि Ha हमारा एसिड है। ओके, तो यही चीज अपने को यहां पे देखना है कि न्यूक्लियोफाइल विद अ नेगेटिव चार्ज, मतलब A- यहां पे हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इज ऑलवेज मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड। मतलब इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बना, अब ये जो एसिड बनाना, ये जो एसिड है Ha, ये A- का कॉन्जुगेट एसिड है। मतलब किसी भी सब्सटेंस पे अगर हम H+ ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, किस चीज में ट्रांसफॉर्म होता है, अपने एक कॉन्जुगेट एसिड के रूप में। ये बात होती है हमारे कॉन्जुगेट एसिड की। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस चीज को अपने को इस पॉइंट से कैसे रिलेट करना है, इसको देखने के लिए अपन सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। OH नेगेटिव एंड H2O, ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे न्यूक्लियोफिलिक होंगे नेचर में। ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होंगे। ये बात तो तुम्हें शायद समझ में आ गई होगी अगर तुमने लास्ट वाली वीडियो देखी है मेरी। तो ये मॉलिक्यूल हमारा न्यूट्रल है और ये मॉलिक्यूल हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है।
इतनी बात तो समझ में आ गई होगी तुम्हारे पास कि ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है ये थोड़ी सी अनस्टेबल होगी या फिर थोड़ी सी ज्यादा रिएक्टिव होगी एज कंपेयर टू दिस H2O। अगर मैं देखूं OH माइनस में अगर हम H प्लस ऐड कर दे तो वो किस चीज में ट्रांसफॉर्म होगा, H2O में। मतलब ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। OH माइनस carrying a negative charge upon it which makes it lesser stable as compared to neutral H2O। इसका मतलब क्या होगा कि ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है या फिर जो इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी किससे, H2O के कंपैरिजन में। तो ये तो बात होगी कि किस तरह से हम किसी नेगेटिव चार्ज और किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कंपेयर कर सकते हैं कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन सा वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि उनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी वो किस तरह से अपन ने बात करी है। अब अपन बात करते हैं कि हमारे पास अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ही पड़े बहुत सारे तो उसमें अपन किस तरह से देखेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या था एक्चुअल में जब अपन पढ़ रहे थे, तो कोई ऐसी स्पीसीज हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डोनेट कर सके। यहां पे बात आ जाती है सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन डोनेशन की। मतलब अगर मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं और उन दो मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन डोनेशन की पावर डिफरेंट है, कोई इजीली डोनेट कर सकता होगा उनमें से और कोई दूसरा थोड़ा मुश्किल होगा उसको इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, तो जो इजीली डोनेट कर लेगा मतलब वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, और जो जिसको इलेक्ट्रॉन देने में ऐसी हो रही होगी जिसकी, वो कैसा हो जाएगा, वो थोड़ा वीकर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। यही चीज तो अपने को देखनी है नेक्स्ट, यही चीज देखनी है अपने को आगे। अब देखो किस तरह से देखेंगे अपन अलग अलग मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियोफिलिसिटी को अगर वो सारे न्यूट्रल है तो। सबसे पहले देखेंगे अपन एटम कौन सा है हमारा। एटम से क्या पता चलता है, सीधा अपन इसको रिलेट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, है ना। ये एक इनऑर्गेनिक इफेक्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो जैसा कि मैं बोलता हूं मेरे पास है एक वाटर है, H2O है और अमोनिया है, इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। तो अगर अपन देखें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा इनमें से, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, ये बात तो पता ही होगी अपने को, है ना। ऑक्सीजन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। इतनी बात अपने को पता है तो अपन यहां से क्या चीज देख सकते हैं कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उस इलेक्ट्रॉन्स को उतना इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा जितना कि कोई ऐसा एटम जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो डोनेट कर सके। तो ऐसे केसेस में वी विल ऑलवेज गो विद द एटम व्हिच इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर ज्यादा होगी, इसका मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी। तो नेक्स्ट फैक्टर है अपना हाइब्रिडाइजेशन। ये कब अप्लाई करेंगे हम, जब हम फर्स्ट वाले फैक्टर के थ्रू डिफरेंशिएट ना कर पाए दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, एक ही हमारे पास अमाइन है और एक है हमारे पास इमीन है। तो अगर अपन इन दोनों में कंपेयर करें तो देखो ये क्या है CH3NH2 और ये क्या है CH2 डबल बॉन्ड NH। इस केस में भी जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा नाइट्रोजन होगा और इस केस में भी जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा कौन सा होगा, वो हमारा नाइट्रोजन होगा। मतलब दोनों केस में जो एटम है हमारे सेम है। तो इसको अपन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तूने तो बताया नहीं, तूने बोला एटम एटम देखना है जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम न्यूक्लियोफिलिक और जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक। हाँ, तो सेकंड फैक्टर इसलिए बनाया गया है, वो क्या है कि जब हमारी हाइब्रिडाइजेशन कम हो जाए, जैसे इसमें sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है और इस केस में sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है हाइब्रिडाइजेशन में, अगर मैं बात करूं तो ये 3 ऑर्बिटल्स होंगे कुछ sp2 और ये क्या है, ये 4 ऑर्बिटल है हमारी sp3। ये जो 4 ऑर्बिटल है ये किससे बनी होंगी, एक s और 3 p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनी होंगी हमारी ये नई sp3 ऑर्बिटल्स। अगर मैं किसी एक s ऑर्बिटल का देखूं तो उसमें कितने परसेंट s करेक्टर होंगे, 100% s करेक्टर, और ये 3 हमारे पास p ऑर्बिटल हैं विद 100% p करेक्टर ईच। इसका मतलब टोटल p करेक्टर कितना हो गया, 300% p करेक्टर है। जब हम इन चारों इन ऑर्बिटल्स को मिला के जब हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स नहीं जनरेट कर रहे हैं तो इन नई ऑर्बिटल्स में जो हमारे परसेंटेज p और परसेंटेज s करेक्टर हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जो हमारा 100% है वो 4 ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब 25% हो गया हमारा, 25% s करेक्टर होगा इन ईच ऑर्बिटल अगर ये आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है तो, ठीक है। और दूसरा जो हमारा, और हर ऑर्बिटल में 75% p करेक्टर हो जाएगा, है ना।
ये चीज डायरेक्टली देख लो, 100 डिवाइडेड बाई 4 इज 25, इस वजह से जो एस कैरेक्टर निकल के आ रहा है वो हमारा 25% आ रहा है हर एक ऑर्बिटल में, और 300 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा। इसका मतलब हर एक ऑर्बिटल में 75% पी कैरेक्टर भी प्रेजेंट होंगे। ओके, वैसे ही अगर मैं यहां पे देखूं, ये क्या है, sp2 ऑर्बिटल, मतलब ये 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है sp2। अब ये किसके कॉम्बिनेशन से बनी होंगी, जब हमारे पास एक s ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करे या फिर हाइब्रिडाइजेशन करे किसी दो p ऑर्बिटल के साथ। अब इस केस में हमारे पास एक ही s ऑर्बिटल है, मतलब 100% s कैरेक्टर यहां पे, और p कैरेक्टर कितना होंगे हमारे पास, दो p ऑर्बिटल है, मतलब 200% p कैरेक्टर, 100 p कैरेक्टर इन ईच ऑर्बिटल, इसका मतलब 2 p ऑर्बिटल है तो 200% इन टोटल हो गया। अब इनको अपन कंबाइन करके बना रहे हैं नई हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जिसमें 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मतलब ये 100% s कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूट होगा इन तीनों में, और ये 200% p कैरेक्टर इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा, सिंपल है, अगर ये आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस हम मान के चलते हैं, होती नहीं है, लेकिन हम ऐसा, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन खुद में हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो, वो अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो किस तरह से होगा, 100 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आएगा 33.3%, मतलब इन हर एक ऑर्बिटल में जो s कैरेक्टर वो कितना है 33.3% है, और p कैरेक्टर वो कितना है जो बाकी का बचा 66.6%, है ना। अच्छा, मैंने इतनी बड़ी कहानी क्यों बताई, ये चीज समझने के लिए अपने को बहुत जरूरत है यहाँ पे। जैसे जैसे हाइब्रिडेशन हमारी डिक्रीज हो रही है, वैसे वैसे हम क्या देख रहे हैं, इन ऑर्बिटल्स में जो परसेंटेज s कैरेक्टर था वो 25% था, और इन ऑर्बिटल्स में जो s कैरेक्टर था वो हमारा 33% था। तो कंपैरेटिवली इसके जो बॉन्ड्स बनेंगे उनमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा, है ना। और s कैरेक्टर से हमको क्या पता लगाना है, यहाँ पे s कैरेक्टर का सीधा सीधा रिलेशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। s ऑर्बिटल्स कैसी होती हैं, ऐसी स्फेरिकल सी होती है ना, ऐसी स्फेरिकल सी होती है ना s ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल कैसी होती है, थोड़ी डायरेक्शनल होती है। तो s ऑर्बिटल अगर हमारी ऐसी है, इसका मतलब उसमें घूम रहा हुआ इलेक्ट्रॉन, वो जो न्यूक्लियस होगा बीच में इसके, उससे बहुत अच्छे से अट्रैक्टेड होगा, है ना। एक स्फीयर में अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है और उसका जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा वो तो हमेशा बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम उसी इलेक्ट्रॉन को बहुत बड़े से किसी डायरेक्शनल ऑर्बिटल में घुमाओगे तो उसका जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस से कम होगा, ठीक है। अब देखो, इसी चीज को समझना है अपने को कि अगर परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब जो स्फेरिकल जो ऑर्बिटल्स हमारी वो कैसी होती जा रही है, ज्यादा स्फेरिकल होने की वजह से जो उन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा हो गया, अगर उनका अट्रैक्शन बढ़ गया न्यूक्लियस के साथ, इसका मतलब उनका डोनेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत जबरदस्त बात है, सीधी सी बात अपन कह सकते हैं कि परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे, वो हमारे न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे और उनका डोनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही चीज अपने को न्यूक्लियोफिलिसिटी में देखनी थी, जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, s कैरेक्टर बढ़ गया, s कैरेक्टर बढ़ गया तो क्या हुआ, जो डोनेशन पावर थी वो डिक्रीज हो गई, और इस वजह से अपन बोल देंगे कि जो हमारा इमीन था वो हमारा लेस न्यूक्लियोफिलिक था एज कंपेयर टू अमाइन। ये बात समझ में आ गई हो तो बहुत जबरदस्त है। अगर किसी को डाउट वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दो। इसका मतलब ऐसे केसेस में अगर हमारा एटम सेम होता है और हाइब्रिडाइजेशन कम होती जाती है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। और ये फैक्टर कब देखना है अपने को, जब जो एटम है हमारे वो सेम हो। जो तीसरा फैक्टर है वो अपना है, हमें चेक करना होता है। ये कब चेक करेंगे हमारे पास, जब पहले दोनों वाले फैक्टर से हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होंगे मॉलिक्यूल्स को, मतलब एटम सेम होगा और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगी। तो उसके बाद अपन क्या देखेंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, एटम भी सेम है, तब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं, है ना। तो किस चीज का डिफरेंस आ सकता है, तो वो बात आती है हमारी, अगर हमारा लोन पेयर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, इफ द लोन पेयर इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इसको समझने के लिए लेते हैं अपने बहुत जबरदस्त एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल, जो है हमारा एक पिरिडीन मॉलिक्यूल। इसकी अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करूं विद एनिलीन, अगर मैं इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करता हूं एनिलीन के साथ, ओके। अच्छा, एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो एनिलीन का नाइट्रोजन है उसके जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं इस तरह से,
खूब घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन इधर उधर, आराम से मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा पिरिडीन है उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर ही डिलोकलाइज्ड है। ये जो पिरिडीन मॉलिक्यूल है हमारा, इस पिरिडीन मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं या जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, जीओसी पढ़ी होगी तो तुम्हें पता चल गया होगा ये चीज कि क्यों नहीं करते। अगर नहीं पता तो ठीक है, जीओसी की भी सीरीज ले आएंगे अपन, उसमें और अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। ठीक, अब देखो यहां पे जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, यहां पे जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट नहीं है। एक चीज और ध्यान रखनी है अपने को कि कभी भी अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होता है ना तो वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, कभी नहीं करता। ये बात एकदम देख लेना अच्छे से, इसको भी अपन एक्सप्लेन करेंगे जब जीओसी का कुछ लेक्चर्स वगैरह लेके आएंगे तो। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं एटम सेम है, दोनों में नाइट्रोजन है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसकी भी sp2 इसकी भी sp2 है ना, दो हाइड्रोजन है, एक ये बॉन्ड है, एक लोन पेयर था, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों में एटम सेम है। तीसरी बात क्या आई थी, हमको क्या देखना था, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है और लोन पेयर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, ये बात देखते हैं अपन। अगर ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर से डिलोकलाइज्ड होंगे कई सारे और अदर एटम्स पे, और अगर ऐसा हो रहा होगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के पास होगी? नहीं ना, वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई पूरे मॉलिक्यूल में। और अगर वो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई मतलब क्या हो गया, उसकी डोनेशन पावर कम हो जाएगी, है ना। ये देखो ये है 90s में ज्यादा कुछ खास गेम्स वगैरह होते नहीं थे, हम लोग बाहर क्रिकेट फुटबॉल वगैरह खेलते थे जब हम बहुत छोटे बच्चे थे। लेकिन जब मिलेनियल्स आया तो बहुत सारे अब गेम्स वगैरह आ गए, तो बच्चे क्या करते हैं, अब घर में जब इतनी सारी चीजें हैं खेलने के लिए तो बाहर जाके क्यों खेलना। यही चीज इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। तुम्हारा कोई पुराना IITN है और ये आगे आने वाला IITN है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट था वो लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं हो सकता, जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट नहीं था वो लोन पेयर इजीली डोनेट हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ एक एटम के ऊपर ही रहने वाली है। इसका मतलब वो डोनेशन इजीली हो सकती है। सिंपल सी बात है, मैं कह दूंगा कि दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दिस एनिलीन, मतलब पिरिडीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है एज कंपेयर टू एनिलीन। ये बात समझ में आ गई हो तो चलते हैं अपन फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि कॉन्जुगेशन की वजह से, फोर्थ पॉइंट है हमारा एरोमेटिसिटी, जो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देता है किसी भी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोफिलिक साइट की। जैसे अपन बात करते हैं, हम ले लेते हैं पायरोल, इसको अपन वापस से एनिलीन से कंपेयर कर लेते हैं। अब देखो इन दोनों नाइट्रोजन की बात करूं तो इन दोनों नाइट्रोजन की अगेन जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो हमारी sp2 निकल के आएगी, कोई शक की बात नहीं है। और जो लोन पेयर है हमारे वो कॉन्जुगेशन में, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी। ठीक है, अब देखो यहां पे बात क्या है, हमें समझनी क्या है। ये जो लोन पेयर है ना, इसके लोन पेयर के कॉन्जुगेशन की वजह से जो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे वो कितने होंगे, 6 हो जाएंगे और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा हमारा एरोमेटिक। लेकिन जो ये लोन पेयर का जो कॉन्जुगेशन है इसकी वजह से हमारी एरोमेटिसिटी नहीं है मॉलिक्यूल में, वो बेंजीन की जो रिंग थी वो पहले से ही एरोमेटिक थी। अब हमारे पास एक अलग NH2 ग्रुप आ गया जिसके इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें घूम रहे आराम से, साथ साथ में खेल रहे कूद रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो चीज जैसे अब इस फैक्टर में क्या देखना अपने को, बेसिकली अगर लोन पेयर का कॉन्जुगेशन, ध्यान से सुनना कान खोल के, अगर लोन पेयर का कॉन्जुगेशन किसी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बना रहा है तो वो लोन पेयर का डोनेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने इसके लोन पेयर का बॉन्ड बना दिया कहीं पे, सपोज मैंने, ये था हमारे पास पायरोल था और इसके लोन पेयर को मैंने डोनेट करके कहीं पे बॉन्ड बना दिया, तो क्या हो जाएगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन तो था इसके पास पहले से ही और ये कोई बॉन्ड बन गया। मतलब सपोज किसी ए एटम को उसने बॉन्ड दे दिया तो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दिया, तो अब नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, अब इस मॉलिक्यूल की जो एरोमेटिसिटी थी वो लूज हो चुकी है और कोई भी मॉलिक्यूल इतनी आसानी से अपनी एरोमेटिसिटी लूज नहीं करना चाहता। इसका मतलब क्या है, अगर किसी लोन पेयर के कॉन्जुगेशन की वजह से मॉलिक्यूल हमारा बन रहा है एरोमेटिक, तो वो लोन पेयर का जो डोनेशन है वो बहुत ज्यादा लेस हो जाएगा। और लोन पेयर लेस बहुत ज्यादा जो लोन पेयर है अगर वो बहुत कम डोनेशन पावर होगी उसकी,
इसका मतलब जो उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो भी बहुत कम होगी। ओके, तो इन चारों फैक्टर्स को समझने के लिए अपन एक जबरदस्त एग्जांपल लेते हैं जिसमें सारी की सारी नॉलेज हमारी यूज हो जाएगी और हमें किस तरह से क्वेश्चन करना होगा हम समझ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम चार मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास। हर एक केस में जो हमारा एटम है वो सेम है, मतलब फर्स्ट वाले जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट था, अगर एटम डिफरेंट होंगे उसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिसिटी डिसाइड कर सके तो वो चीज हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन। हर एक मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो, इसकी क्या आएगी, 3 बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, क्या आ गया sp3। यहाँ पे क्या है 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, इसकी आ गई sp2। इस नाइट्रोजन की क्या आएगी, 3 बॉन्ड है, 2 नाइट्रोजन के साथ, एक इसके साथ और 1 लोन पेयर है, बट ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, इस वजह से जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आएगी sp2। याद रखना इसकी sp3 नहीं होगी। तुम कहीं ये सोच लो कि 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो जाएगी, नहीं। अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो फिर वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में नहीं रहता, वो प्योर p ऑर्बिटल में रहता है ताकि वो कॉन्जुगेट कर सके। ठीक है, अगर अपन ये देखते हैं इस मॉलिक्यूल में क्या है, इस मॉलिक्यूल में भी लोन पेयर हमारे कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है और जो हाइब्रिडाइजेशन में निकल के आएगी क्या आएगी sp2। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ये तीनों sp2 है हमारे और ये कैसा है sp3 है, ये पहले ऑड वन आउट हो गया, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा है, मतलब जो उसकी बेसिसिटी जो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी दोनों लगभग सेम बात होती है, वो अभी डिस्कस कर लेंगे अपन क्या होती है। तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ऑड वन आउट करना है अपने को। ठीक है, अब देखो sp2 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 जो उसके बाद हमारा फैक्टर आ रहा था वो क्या था, इफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्जुगेशन। इस केस में कॉन्जुगेशन में नहीं है, इस केस में कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, बिल्कुल इस केस में भी कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, मतलब बी वाला यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया। इसका मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट बढ़िया सा न्यूक्लियोफाइल निकल के आएगा वो कौन सा होगा, हमारा बी होगा। अब सी और डी में कंपेयर करना है, फोर्थ फैक्टर क्या, अच्छा दोनों कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। इसके बाद क्या देखना होता है अपने को कि उस कॉन्जुगेशन की वजह से हमारा मॉलिक्यूल एरोमेटिक बन रहा है क्या। सीधी सी बात है, साफ साफ दिख रहा है ये एरोमेटिक बन रहा है। इस कॉन्जुगेशन की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन इन टोटल हो रहे हैं, साइक्लिक मॉलिक्यूल है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन पूरे पेरिफेरी में है ना। 4n+2 लगाओ, n की वैल्यू आ जाएगी 1, तो मतलब ये एरोमेटिक है। इसकी लोन पेयर की डोनेशन की वजह से एरोमेटिक बन रहा है क्या, नहीं, है ना। इसका मतलब जो C है वो ऑड वन आउट हो गया इस केस में फोर्थ वाले फैक्टर के साथ, मतलब C विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक एंड द लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक आउट ऑफ दिस विल बी पाइरोल और D। तो ये बात होगी हमारे न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ्स को कंपेयर करने की। डिफरेंस क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में, इसको समझने के लिए अपन देखते हैं एक फैक्टर। जैसे अपन ने कोई सबस्ट्रेट लिया है, क्या लिया अपन ने, कोई सबस्ट्रेट लिया है या फिर कोई रिएक्टेंट लिया है एक डब्बे के अंदर, ठीक है, उसके अंदर मैंने कोई नेगेटिव चार्ज डाला, ठीक है, मैंने कोई नेगेटिव चार्ज इस सबस्ट्रेट के अंदर डाला, तो इस नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है किसी H+ वाले सेंटर को वो एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाए, उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना ले और वहां से एक एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले। मतलब कोई भी नेगेटिव चार्ज जब भी अपन रिएक्शन में डालते हैं तो इट ट्राइज टू बी अ बेस फर्स्ट, है ना, और अगर वो बेस की तरह एक्ट नहीं कर पाता तब वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब मतलब बेसिसिटी और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है, बेसिसिटी से क्या समझते हैं अपन कि कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो रहा है H+ पे तो वो क्या हो गया, एक बेस हो गया। और अगर अपन बोले किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके बॉन्ड बनाया जा रहा है तो उस चीज को अपन बोलेंगे ये एक न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब क्या है, द सेम स्पीसीज कैन बी अ न्यूक्लियोफाइल और अ बेस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन इट्स गोइंग थ्रू। लाइक हमने सबस्ट्रेट लिया, उसमें अपन ने नेगेटिव चार्ज डाल दिया, अगर वो नेगेटिव चार्ज वहां पे H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है या H+ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो फिर वहां पे वो एक बेस की तरह कर रहा है। लेकिन अगर उसी नेगेटिव चार्ज ने किसी सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के साथ बॉन्ड बना लिया तो फिर वहां पे वो जो नेगेटिव चार्ज है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। कहने की बात बस इतनी सी है, टाइप ऑफ बॉन्ड बनाने के टाइम पे अपन किसी भी चीज को बता सकते हैं कि वो बेस है या फिर वो न्यूक्लियोफाइल है। अपन जनरली ऐसे नहीं बता सकते कि हाँ ये बेस ही रहेगा हमेशा, ये न्यूक्लियोफाइल ही रहेगा हमेशा, ठीक है। रिएक्शन के बेसिस पे अपन बताते हैं कि कौन सा बेस होगा और कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकती है बुक्स को पढ़ते टाइम। बुक्स लिख देती हैं कि जो हमारे हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस कौन से 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, अगर उन पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे फ्लोराइड हो गया, फ्लोराइड आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, ब्रोमाइड आयन हो गया और आयोडाइड आयन हो गया,
ये सारे अगर हमारे पास, ये चारों हमारे पास आयन है और हम इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला था कि जो एटम है, सिंपल सी बात है, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर को देख के अपन ये चीज पता लगा सकते हैं। तो इसमें अगर अपन देखें तो फ्लोराइड का केस क्या होता है, ये बहुत छोटा एलिमेंट होता है और इसके पास अगर मैं देखूं तो पहले से ही क्या है, 3 लोन पेयर है और एक नेगेटिव चार्ज और डाल दिया अपन ने। क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर है, एक नेगेटिव चार्ज है। ब्रोमीन के पास भी 3 लोन पेयर है, एक नेगेटिव चार्ज है। आयोडीन के पास भी 3 लोन पेयर है और एक नेगेटिव चार्ज है। ये चीज तो सब में कॉमन है। डिफरेंस कहां पे है, इनके साइज में। जो फ्लोराइड है वो सबसे छोटा एनायन होगा, उसके बाद क्लोराइड उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा ब्रोमाइड होगा और सबसे बड़ा होगा हमारा आयोडाइड। तो ऐसे इस केस में हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक इफेक्ट है उसको, तो उसको देखने के लिए अपन समझेंगे इनके साइज का फैक्टर और किस तरह से स्टेबिलिटी पे वो इफेक्ट डाल रहे हैं, है ना। फ्लोरीन क्या है, सबसे निकम्मी चीज है पूरे पीरियोडिक टेबल की, मैं बता रहा हूं। जिंदगी भर मरती रहेगी, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव में, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव में। और जैसे इलेक्ट्रॉन आता है पागल हो जाती है, ये क्या हो गया, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन आ गया, अब तो रिपल्शन बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, है ना। मतलब बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है फ्लोराइड। वैसे ही मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन का भी साइज थोड़ा सा ज्यादा है फ्लोरीन से। इसका मतलब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में रिपल्शन भी काफी ज्यादा होगा। उसके बाद मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वो थोड़े और ज्यादा स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन होगा वो थोड़ा कम होगा। और आयोडाइड हमारा सबसे बड़ा है इन सब में, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो जो चीज यहाँ पे ज्यादा स्टेबल हो गई उसका डोनेशन पावर कम हो गया। फ्लोराइड सबसे ज्यादा अनस्टेबल था, सबसे जल्दी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, सबसे जल्दी डोनेट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक ये फ्लोराइड होगा, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड। ये मैं किस केस के लिए बोल रहा हूं, ये चीज डिपेंडेंट होगी हमारे सॉल्वेंट पे। जब भी अपन फ्लोराइड क्लोराइड मतलब हैलोजेंस की जब भी अपन न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते हैं तो वो सॉल्वेंट डिपेंडेंट फैक्टर देखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, ये जो ट्रेंड निकल के आया ना, फ्लोराइड सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड। ये कब केस देखने को मिलेगा अपने को, जब हम किसी एप्रोटिक सॉल्वेंट में ये चीज ले रहे हैं। कब निकल के आएगा, जब अपन एप्रोटिक सॉल्वेंट में केस देख रहे हो, तब सिंपल सी बात आ जाएगी स्टेबिलिटी पे। जो सबसे कम स्टेबल होगा वो इलेक्ट्रॉन पर जल्दी से फेंक देगा और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज के साथ वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, बोलेगा हाँ ठीक है कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन ही तो है, मैं रख लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी से अपन देख लेते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं हमारे, जैसे हमारे पास हो गया डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। क्या होता है ऐसे केसेस में, जो भी हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे, अगर मैं इस सॉल्वेंट को देखूं और इसका पोलराइजेशन देखूं तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ में क्या है, ये CH3 है। अगर CH3 को मैं कुछ इस तरह से बना लूं ताकि इसका हिंड्रेंस तुम्हें समझ में आ सके तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। अब देखो, अब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो साइड है ये काफी हिंडर्ड है 2 CH3 की वजह से, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव साइड है, जो O नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव वाला पार्ट है इस सॉल्वेंट का, वो फ्री है। मतलब अगर मैं इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डालता हूं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जैसे AB है, AB को मैं किसी सॉल्वेंट में डाल रहा हूं तो वो A+ और B- में डिसोसिएट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है कि जो अपने आयंस में ब्रेक हो गया किसी सॉल्वेंट में डालने के बाद। अब देखो, जब भी मैं बात कर रहा हूं, अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्री है, वो A+ को सॉल्वेट करके उसको स्टेबलाइज कर लेगा। लेकिन जो B नेगेटिव चार्ज हमारे आए सॉल्यूशन के अंदर, उसका जो अट्रैक्शन है यहाँ पे B नेगेटिव का इस डेल्टा पॉजिटिव वाले सेंटर से नहीं हो पाता ड्यू टू दिस रिपल्शन। ये रिपल्शन इस B नेगेटिव को इस पॉजिटिव सेंटर के पास अप्रोच नहीं करने देता, ठीक है। एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो स्टेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट देखें, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या हो गया, जैसे हमारा वाटर हो गया, कोई भी OH बॉन्ड या NH बॉन्ड वाले जितने मॉलिक्यूल थे हमारे, अल्कोहल, अमाइंस, अमोनिया, ये सारे क्या हो गए हमारे प्रोटिक सॉल्वेंट्स हो गए। ये क्या हो गया हमारे प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या डिफरेंस है इसमें जो नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव सेंटर ये होगा और डेल्टा पॉजिटिव सेंटर कौन से होंगे, ये हाइड्रोजन होंगे। ना तो ऑक्सीजन के पास ज्यादा हिंड्रेंस है, ज्यादा क्राउडिंग है, ना ही हाइड्रोजन के पास ज्यादा क्राउडिंग है। इसका मतलब अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट A+ और AB को डिसॉल्व करता हूं वाटर के अंदर, तो उसका नेगेटिव सेंटर A+ से आराम से अट्रैक्ट कर लेगा, उसको स्फीयर की तरह चारों तरफ से घेर लेगा। उसके पॉजिटिव साइड जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उसको अट्रैक्शन की वजह से, अपने डेल्टा नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से उसको स्टेबलाइज कर देगा। वैसे ही जो B नेगेटिव होगा उसके साथ हमारे डेल्टा पॉजिटिव वाले जो हाइड्रोजन्स हैं वो उसके साथ आराम से आयनिक इंटरेक्शन करके उसको स्टेबलाइज कर देंगे, उसको हाइड्रेट कर लेंगे या फिर सॉल्वेट कर लेंगे अगर दूसरा कोई सॉल्वेंट है तो।
ये डिफरेंस होता है प्रोटिक सॉल्वेंट में और एप्रोटिक सॉल्वेंट में। अब अगर मैं देखूं, मैंने किसी फ्लोराइड के सॉल्ट को या क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, इनके किसी सॉल्ट को अगर मैंने एप्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो क्या हो रहा है, इनके सारे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो गए, जो भी इनका पॉजिटिव काउंटर पार्ट था, लेकिन जो नेगेटिव काउंटर पार्ट था वो स्टेबलाइज नहीं हो पाया, वो सॉल्वेट नहीं हो पाया। लेकिन अगर मैं इन्हीं हेलोजेंस को किसी प्रोटिक सॉल्वेंट में लेता हूं तो उस केस में क्या होगा, जैसे फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड और आयोडाइड है। अब इनको जब मैंने इन प्रोटिक सॉल्वेंट्स में लिया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वाटर का जो हाइड्रोजन वाला डाइपोल था ना, डेल्टा पॉजिटिव वाला, वो आएगा इसके साथ अट्रैक्ट होने, इस तरह से चारों तरफ से आ जाएंगे इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने, है ना। कुछ इस तरह से आएंगे, हाइड्रोजन हर तरफ से अपने डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाले साइड से आके इसको हाइड्रेट कर लेंगे। यही डिफरेंस है, इस केस में ये चीज मिसिंग है। इसका मतलब अब देखो, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएंगे, उतनी ज्यादा इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेंगे, उतना ही ज्यादा इस चीज को स्टेबलाइज बनाएंगे। अब अगर अपन सॉल्वेंट ले रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो उस केस में पूरी की पूरी बात आ जाएगी हमारे हाइड्रेशन पे। जैसे फ्लोराइड है, इसका साइज सबसे ज्यादा छोटा है, ठीक है, इसीलिए इसके साथ जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत अच्छा होगा हमारे वाटर का, वो हर तरफ से आके बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर लेंगे, बहुत अच्छे से इसको स्टेबलाइज कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका जो हाइड्रेशन है ना, वो थोड़ा डिसिमेट्रिकल, वो थोड़ा वीकर होता जाएगा, मतलब सिमेट्री उतनी अच्छी फॉर्म नहीं हो पाएगी, सिमेट्री उतनी अच्छी फॉर्म नहीं हुई तो वो चीज उसको उतना अच्छा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगी। इसका मतलब अब जो स्टेबिलिटी है वो जस्ट रिवर्स हो गई इसकी। इस केस में फ्लोराइड सबसे ज्यादा अनस्टेबल था, इस केस में आयोडाइड सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। सिंपल सी बात है, अब जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर उतनी ज्यादा होगी। मतलब इस केस में आयोडाइड विल बी मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। अगर अपन सॉल्वेंट ले रहे हैं प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, ये कहानी देखने को मिलेगी। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हो गए हमारे न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ्स को डिटरमाइन करने वाले। चलते हैं अपन नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करने। बहुत सिंपल सी बात है, और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो हम कोई भी लास्ट ईयर्स की बुक देखना, उसमें बेसिसिटी या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी के क्वेश्चंस तुम्हें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तुम उन सारे क्वेश्चन को इस चीज को देखने के बाद आराम से कर सकते हो। सेकेंड पार्ट पे आते हैं अपन, रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स की जब रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं अपन, तो उसमें भी सबसे पहला पॉइंट वही आता है जो हमारे न्यूक्लियोफाइल्स में था। उस केस में क्या था कि नेगेटिव चार्जेस जनरली उनके कॉन्जुगेट एसिड से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। सेम चीज यहां भी आएगी कि इलेक्ट्रोफाइल्स विद अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अ मोर पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल देन इट्स कॉन्जुगेट बेस, है ना। जिस तरह से अपन ने समझा था कॉन्जुगेट एसिड को, कुछ उसी तरह से अपन समझने की कोशिश करते हैं कॉन्जुगेट बेस को। कॉन्जुगेट एसिड के टाइम हमने क्या बोला था कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम H+ ऐड कर दें तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा, उस पहले वाले मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट एसिड। वैसे ही मैं अगर बात करूं कि किसी मॉलिक्यूल में से अगर हम H+ को निकाल दें, पहले वाले केस में ऐड किया था, इस वाले केस में क्या करना है, हटाना है वहां से। किसी भी मॉलिक्यूल में से अगर हम H+ को हटा देते हैं तो जो नई स्पीसीज बनेगी उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, जो हमारा पहला वाला मॉलिक्यूल था उसका। जैसे अगर अपन बात करें तो ये मैंने लिया है एक कार्बोनिल मॉलिक्यूल विच इज हैविंग दिस पॉजिटिव चार्ज अपॉन ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैं इसमें से H+ निकाल देता हूं, अच्छा मैं यहाँ पे H+ निकालूंगा, मतलब जो H के जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। देख के निकले रहे, कैटायन निकाल रहे अपन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, याद करो, अभी तो एक लेक्चर ही हुआ है बस, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा, H+ निकल गया तो प्लस H+, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें कि इलेक्ट्रोफाइल जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, किससे, उसके कॉन्जुगेट बेस से। ये क्या है कॉन्जुगेट बेस, किसका, इसका। कब बना, जब हमने इसमें से H+ निकाल दिया। ये बात समझ में आ गई होगी कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं। ओके, अब देखो जो हमारा ये वाला मॉलिक्यूल था, अगर मैं इस बॉन्ड को फ्यूजन ना करूं, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बना। अब इन दोनों की अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो किस फैक्टर से डिटरमाइन कर सकते हैं हम,
कि अभी देखो यहाँ पे जो कार्बन, जहां पे यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी वो किसमें होगी, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में, ठीक है। वो किस तरह से होगी, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव होगा। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि जो ऑक्सीजन है वो पहले से ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर उस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो बॉन्ड में पोलराइजेशन भी बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टोटली इसके ऊपर चले जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे माइग्रेट कर गए तो यहां से हमारी जो नई स्पीसीज बनेगी वो क्या बनेगी, ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कुछ ये जनरेट होगा हमारा, है ना, ये जनरेट होगा हमारा। कैसे, जब ये जो पाई बॉन्ड है ये पोलराइज होकर टोटली हमारा ऑक्सीजन के ऊपर चला जाए। अच्छा, अब हमें क्या देखना है, इस मॉलिक्यूल की और इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ को। इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कि क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करा के बॉन्ड बना ले। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा जो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ। लेकिन यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स इटसेल्फ विल बी मोर एज कंपेयर टू दिस कार्बन। सिंपल सी बात है, ये चीज इससे प्रूफ हो गई कि इलेक्ट्रोफाइल जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो वो हमेशा ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल होगा उसके कॉन्जुगेट बेस से। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यही थी। अगर अपन बात करें इसके और क्या क्या चीज देखनी होगी इलेक्ट्रोफाइल्स में, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ को सीधा हम पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से कंपेयर करके देख लेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं मेरे पास है मिथाइल CH3 पॉजिटिव, दूसरा है मेरे पास CH2 पॉजिटिव एंड CH3, तीसरा है मेरे पास CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, और जो लास्ट है मेरे पास वो है मेरे पास एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल विद अ पॉजिटिव चार्ज अपॉन इट। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को। जो पॉजिटिव चार्ज जितना कम स्टेबल होगा वो पॉजिटिव चार्ज उतना ही जल्दी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे कि इस केस में पॉजिटिव चार्ज अकेला है, इसके पास कोई +I +M +R या एरोमेटिसिटी वाला कोई फैक्टर इसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा। आउट ऑफ ऑल दीज दिस वन इज द मोस्ट रिएक्टिव, सो इट विल बी हैविंग मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी आउट ऑफ दीज 4 मॉलिक्यूल्स, आउट ऑफ दीज 4 कैटायंस। ओके, नेक्स्ट की बात करूं, इस वाले केस में जो हमारे पास कार्बोकेटायन के बगल वाला कार्बन है उस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज हो हाइपर कॉन्जुगेशन की तो तुम इससे समझ सकते हो कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। थर्ड वाले की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके बगल में कोई पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे वो पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को कॉन्जुगेट कर सकता है। कॉन्जुगेशन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है पॉजिटिव चार्ज की, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी मोर देन 1 एटम के बीच, है ना। मतलब ये गरीबी कई सारे कार्बन में बढ़ गई, गरीबी कई सारे कार्बन में बढ़ गई, तो वो बढ़िया है, ज्यादा स्टेबलाइज करेगी उस पॉजिटिव चार्ज को। चौथे मॉलिक्यूल में देखें तो ये तो हमारा एरोमेटिक कैटायन है ना। अच्छा, यहाँ पे एरोमेटिसिटी कैसे हो रही है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, sp2 हाइब्रिडाइज में सारे के सारे कार्बन, है ना। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी पूरी पेरिफेरल में कॉन्जुगेट कर रहा है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज का बॉन्ड बना दूं किसी के साथ तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में उसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, क्योंकि वहां पे जो कॉन्जुगेशन है उसके पेरिफेरल में वो ब्रेक हो जाएगा। हकल बाबा कहता है, बाबा क्या बोलता है कि पूरे पेरिफेरल में कॉन्जुगेशन होना चाहिए भाई, तभी हम उसकी आगे की चीज 4n+2 या 4n वाले रूल को लगा के एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो पॉजिटिव चार्ज अगर बॉन्ड बनाने को चले गया तो फिर वो उस मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी को खा जाएगा। एरोमेटिसिटी को अगर वो खा गया तो फिर वो एरोमेटिसिटी किसी भी चीज का लूज होना एक प्रेफरेबल ऑप्शन नहीं होता। कभी मॉलिक्यूल अपोज करते हैं उस चीज को कि उसकी एरोमेटिसिटी लूज ना हो। अब हमें क्या पता चल गया कि ये जो A है, B, C, D, जो A है वो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल है, देन B, देन C, देन D। ये किस चीज का आ गया हमारा ऑर्डर, स्टेबिलिटी का। ये किस चीज का ऑर्डर आ गया हमारा, स्टेबिलिटी का। इसका मतलब जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ है या जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका जस्ट रिवर्स। जो जितना कम स्टेबल वो उतना ज्यादा रिएक्टिव, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। तो इस तरह से अपने को बात करनी होगी इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ की और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की। इस तरह से अपन कंपेयर करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ पे उतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, इनकी जगह वो लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे वैसे ही जीओसी से बहुत सारे क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, जेईई मेंस, एडवांस नीट या फिर जैम लेवल के भी उठा के देख सकते हो तुम लोग, तो सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे।
ठीक है। और अगर किसी प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है या फिर किसी चीज को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस वगैरह तुम वहां पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट वीडियो में जो रिस्पॉन्स देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम लोगों के प्यार भरे कमेंट्स वगैरह देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। सो कीप लर्निंग गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।